सिम्टम्स हम देखें या साइंस देखें जो हमारा शरीर बता रहा होता है कि हाँ अब आपके रीढ़ की हड्डी में कुछ तो परेशानी है। देखें, अगर मान लीजिए कि आपकी बैक पेन जो है वो परसिस्टेंट होती जा रही है कि हर दूसरे तीसरे दिन आपको दर्द हो रहा है और ये हफ्तों महीनों में कन्वर्ट हो रहा है, तो इट मीन्स कि इट्स ए वार्निंग साइन कि कुछ ना कुछ तो अंदर से सीरियसली गड़बड़ हो रहा है जिसको सुधारने की ज़रूरत है या अटेंशन की ज़रूरत है। अगर पेन के साथ साथ ऐसा लगे कि बॉडी एक्स हो रहा है, आपकी भूख कम हो रही है या आपका वजन कम हो रहा है, वो तो बहुत ही मेजर वार्निंग साइन है, क्योंकि दैट मीन्स कि या तो बॉडी में इन्फेक्शन है या फिर हो सकता है कि ये, क्योंकि रेयर कॉज ऑफ बैक पेन कैन बी सम कैंसर एज वेल। कि हड्डी से रिलेटेड कौन सी बीमारियां हैं जो हो सकती हैं जिन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। सबसे जो कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है वो स्लिप डिस्क की है। वो धीरे-धीरे देखना शुरू करते हैं कि उनका चलने की क्षमता कम होती जा रही है। पहले वो 5 किलोमीटर चलते थे, वो जैसे 5 के बाद जो थकावट आती है वो 4 किलोमीटर पे आ गई। रीढ़ की हड्डी में कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, तो कुछ ऐसे स्कैन या टेस्ट हैं जो कि साल में एक बार कोई भी लोग जा करके करा सकते हैं। एक्सरे और सीटी स्कैन रेडिएशन वाले स्कैन्स हैं, तो इसलिए ये डॉक्टर की सलाह के भी करें, अपने आप को अननेसेसरली रेडिएशन ना दें। एमआरआई वैसे ही एक्सपेंसिव टेस्ट है, तो उसमें भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्लस फिर आपको समझ में भी नहीं आएगी ऐसे पेशेंट की किस हिस्से का करना है। कोई टेस्ट वैसा भी किया जाता है कि रीढ़ की हड्डी का पानी भी निकाला जाता है? उसको सीएसएफ टैप कहते हैं। ये रीढ़ की हड्डी में इन्फेक्शन है, अच्छा। या जिसे मेनिंजाइटिस बोलते हैं, या कुछ और ट्यूमर्स होते हैं या कुछ फर्दर न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस है, उस स्थिति में कभी कभी रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगा के, सुई लगा के, पानी निकाल के उसकी माइक्रोस्कोपिक लैब में जांच की जाती है कि हाँ ये 3-4 चीजें पैरामीटर्स जो है ये टिक मार्क कर लो तो आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो सालों तक सलामत रहेगी। या सीधी टांग रख के, सीधे लेट के, एक टांग सीधी रखी, दूसरी नी को बेंड करके हल्के से पेट के साथ मिलाया और फिर वापस कर दिया, फिर उस दूसरे के साथ कर लिया। इससे क्या होगा कि जो स्पाइन के जो जॉइंट्स हैं वो थोड़े से फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे, तो जो स्टिफनेस या आर्थराइटिस है उससे बचेंगे। कुर्सी पर ही हम 9-10 घंटे बैठ रहे हैं, वो कुर्सी किस तरीके की होनी चाहिए? कि चेयर ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जैसे लग्जरी चेयर्स कई बार आप देखते हैं ना, बहुत Recliners गहरी वगैरह। रिक्लाइनर्स, ऐसी हो जिसमें जो बैठने का पैन होता है वो 16-18 इंची हो, जिससे कि आपके बटक्स और बैक हमेशा अलाइंड रहें। तो हमें समझ में नहीं आता ना कि हम कब ऐसे से ऐसे इस पोजीशन में चले जाते हैं, तो ऐसे में हम पोस्चर कैसे मेंटेन करें ताकि रीढ़ की हड्डी से जुड़ी परेशानियां ना बढ़ें? उसका सोल्यूशन यही है कि यू हैव टू ट्रेन योर माइंड। तो वो ट्रेनिंग कैसे आएगी? पहले तो मन को पता होना चाहिए कि सही क्या है। अब सीख लिया, उसके बाद तरीका है कि आधा पौना घंटा, हद से हद 1 घंटा बैठे, और जब आप उठते हैं और वापस आके बैठते हैं तो फिर उसी फ्रेश माइंड से बैठते हैं कि मुझे सही बैठना है। तो वो पेशेंट्स के चलने फिरने को अफेक्ट कर सकती है, हाथों का कंट्रोल को डैमेज कर सकती है, या दर्द इतना होता है कि कोई काम नहीं कर सकते। उन स्थितियों को भी हमें अंडरस्टैंड करना है कि रूटीन नेक पेन इज ओके, यू कैन मैनेज इट विद एक्सरसाइज, बट जैसे ही ये स्थिति आए कि मान लीजिए आर्म में पेन जा रहा है, या पकड़ने की क्षमता कम हो रही है, या लिखने में, साइन करने में अंतर आ रहा है, दैट इज ऑल्सो वन वार्निंग साइन। WHO की डेटा की माने तो इंडिया में 80% लोग ऐसे हैं जो कभी ना कभी अपनी लाइफ में सीवियर बैक पेन की वजह से काफी ज्यादा परेशान होते हैं या स्पाइन में बहुत ज्यादा तकलीफ की वजह से। ऐसे में आज के समय में इंडिया में स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स उन लोगों में ज्यादा बढ़ी है जो वर्किंग एज फोर्स है, जिसका एक कारण हो सकता है उनकी लाइफस्टाइल, उनके गलत बैठने का तरीका, उनका पोस्चर और तमाम तरह की ऐसी बहुत सारी चीजें जिनके बारे में हमारे लिए जानना समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि कई बार लंबे समय तक हम इनके लक्षणों को इग्नोर कर देते हैं और यही लक्षण आगे चलकर इतने सीवियर हो जाते हैं कि स्पाइन सर्जरी तक की नौबत आ जाती है, जो कोई नहीं चाहता। तो अगर आप भी काम करते हैं, अपने जॉब में अपने गलत पोस्चर से परेशान हैं, बहुत ज्यादा आपको बैक एक रह रहा है, स्पाइन में प्रॉब्लम रह रही है, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए ही है, क्योंकि आज के सेशन में हम स्पाइन हेल्थ पर बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अरुण भनू, जो कि डायरेक्टर ऑफ स्पाइन सर्विसेज हैं सीके बिरला हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, इस सेशन में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मेघा जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम सब जानते हैं कि आज के समय में जिस हिसाब से काम करने वाले लोगों की तादाद बढ़ी है, उस हिसाब से बीमारियां भी वैसे ही बढ़ रही हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल बदल चुका है। आपके पास आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे केसेस आते होंगे, तो सबसे पहले तो हम पॉडकास्ट की शुरुआत इसी से करेंगे कि आप जरा हमारी ऑडियंस को बताइए कि ओपीडी में आपके पास आजकल किस तरह के पेशेंट्स केस लेकर के आ रहे हैं स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को
को लेकर के? सो जैसा आपने अभी ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला कि 80% लोग जो हैं वो स्पाइन की पेन से कभी ना कभी व्यथित होते हैं। हाँ। सो मैं इसमें एक हल्की सी बताता हूँ। मेरे जो गुरु थे स्पाइन के, वो उनका कहना था कि बेटा जिसकी पीठ है उसकी पीठ दर्द होगा ही होगा। ऐसे तो शरीर है तो बीमारियां होंगी ही बिल्कुल, होंगी। नहीं, हाँ। नहीं, वो उसका स्पेसिफिक कारण है। हम्म। क्योंकि अगर हम धार्मिक चीज़ों को छोड़ दें, अगर स्पाइन मतलब साइंटिफिक एंगल से सोचें तो हम लोग सब इवॉल्व हुए हैं 4 पैड से, हाँ क्वाड्रूपेड से हाँ। बाइपेड हुए हैं, हम हम्म। बोलते हैं हम्म। कि पहले आप 4 पैरों पे चलते थे, धीरे-धीरे 2 पे दो आए। पे आ गए। तो जैसे-जैसे आप इवॉल्व हुए वैसे-वैसे आपकी स्पाइन, जिस पे ग्रेविटी का कोई मेजर असर नहीं पड़ता था, वो पूरा का पूरा ग्रेविटी का असर पड़ता है। हाँ तो खास करके जो सबसे लोअर पार्ट है, जैसे आपने कई लोगों ने सुना होगा L4, 5, L5, S1, हाँ हाँ। ये जो है वो बिल्कुल लास्ट सेगमेंट है जहां पे मूवमेंट होती है और उसके बाद मूवमेंट ब्लॉक हो जाती है। तो आप सोचिए कि जिसमें जब सारी फोर्सेस कॉन्सेंट्रेट होके उन पे आएंगी तो हम्म। नेचुरली दे गेट द मैक्सिमम स्ट्रेस, वही फेल होते हैं यार। इस वजह से ये एक कारण है कि हम लोगों को पीठ दर्द की समस्या होने की संभावना है। ओके। अब आते हैं कि ओपीडी में किस तरह के लोग आते हैं। तो हम्म। ओपीडी में आजकल देखा जाए तो पहले हमारे पास, आज से 15-20 साल पहले, मिडिल एज या जो ओल्ड एज के लोग होते थे। बट अभी जो अलार्मिंग चीज है वो ये है कि इवन यंगस्टर्स हम्म। कभी भी तो 16-17 साल, 15 साल पे भी देखने को मिलता है कि रीढ़ की प्रॉब्लम के लेके आ जाते हैं। ओहो। सो दैट इज समथिंग विच इज टू बी केयरफुली लुक्ड एट एंड वॉच्ड, कि भी ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम्म। यंगस्टर्स जो हैं उनको दे हैव ए होल लाइफ अहेड। बिल्कुल, और अभी से ही अगर उनको इस तरह की दिक्कत होने लगेगी तो आगे और परेशानियां झेलनी एब्सोल्युटली पड़ेंगी। जी। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि यंगस्टर्स में स्पाइन रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो क्यों बढ़ रहे हैं? क्या स्पेसिफिक रीजंस हो सकता है? सो सबसे प्रमुख कारण तो जो है वो लाइफस्टाइल है। हम्म। क्योंकि अगर आज से एक जनरेशन पीछे जाएं तो बहुत सारे लोगों को अपने जो डेली रोजमर्रा के काम करने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी पड़ती थी। इस बाजार से सामान लेने चले गए दिन में 2 बार 4 बार, थोड़ा साइकिलिंग करनी पड़ती थी, इतना व्हीकल्स का डिपेंडेंसी नहीं नहीं थी। थी। तो जैसे जैसे टाइम निकला हमने देखा, हमारी जनरेशन जब थी तो व्हीकलर डिपेंडेंसी आई, और आज की जनरेशन में वो भी खत्म हो गई, क्योंकि आप झट से फोन से ऑर्डर करते हैं और सामान घर पे आ जाता है। तो हाँ। आपका जो एक्टिविटी इन जिसे कहते हैं ना, विदाउट मेकिंग एन एफर्ट, जो एक्टिविटी होती थी वो खत्म हो गई। हम्म। हाँ, आप हो सकता है कि आप सुबह वॉक पे जाते हो, जिम करते हो, बट वो एक सेगमेंट है डे का। उसके बाद आप तकरीबन सारा दिन स्क्रीन पे बैठते हैं। हम्म। तो जो इन बिटवीन ब्रेक्स होते थे, चलना होता था, वो रुक गया है। हाँ। तो उस वजह से सीडेंटरी लाइफस्टाइल जो है वो एक प्रमुख कारण है, जो कि ये प्रॉब्लम्स जो है वो जल्दी आनी शुरू हो गई हैं यंगर एज में। करेक्ट। तो ऐसे में जिन लोगों का काम ही उस तरीके का है कि 9-9 10-10 घंटे उनकी शिफ्ट ही हैं, जी। बैठे रहना पड़ता है, नहीं ले पाते, बहुत सारे लोग ऐसे ब्रेक्स हैं कि काम में इतना ज्यादा बिजी रहते हैं। तो ऐसे में अगर वो 9-10 घंटे लगातार बैठ रहे हैं, फिर अपने घर पर भी जा करके वो बैठ कर टीवी देख रहे हैं, आना जाना भी बैठ कर ही करना है, तो 24 घंटे में अगर हम ऑन एन एवरेज मान के चले वो 14-15 घंटे बैठ रहे हैं, तो क्या इससे उनको रीढ़ से जुड़ी परेशानियां काफी ज्यादा बढ़ सकती हैं बिल्कुल। और इसके शेप में भी चेंजेस आ सकते हैं? सो शेप में चेंजेस तो जो है वो तो काफी समय के बाद आते हैं। ठीक है। कि अगर मान लो सालों साल आप गलत बैठते रहें तो हुँ। नेचुरली वो भी आएगा। बट जो प्रॉब्लम्स आती हैं, बैक पेन होना, स्पाइन की जो सीरियस प्रॉब्लम्स भी डेवलप होना, एक तो है सिंपल बैक पेन हुँ। कि थकावट की वजह से हुआ, एक होता है कि जो डिस्क प्रॉब्लम हो गई, स्टेनोसिस हो गया, ये सब, या आर्थराइटिस हुआ स्पाइन का, ये सब प्रॉब्लम जो है वो जब हम लगातार गलत तरीके से बैठते रहते हैं, हुँ, हुँ। तो खास करके वो लोग जिनकी शिफ्ट 10 घंटे की है, हाँ। अब इन लोगों को कोई एक्टिव सॉल्यूशन ढूंढना पड़ता है कि हुँ। भाई क्या करें। कि जैसे मैंने बताया कि अगर आप नहीं चल रहे तो फिर हम क्या रिकमेंड करते हैं, आर्ली ब्रेक हर और ए घंटे पर। वॉकिंग ब्रेक। सो हुँ। जैसे आपने 1 घंटा बैठ लिया, स्क्रीन पे अलार्म लगा लो या स्क्रीन सेवर लगा दो कि भाई हाँ खत्म हो गया समय, हुँ। 1 मिनट 2 मिनट उठ के थोड़ा सा चले चलिए। आसपास, जब मान लीजिए पानी पीने चले गए, कॉलीग से फोन पे बात करने की बजाय खुद से बात कर लिया। हुँ। तो समथिंग लाइक दैट, सम माइनर एक्सक्यूज टू गेट अप फ्रॉम चेयर चेयर वो ज़रूरी है। डजंट अफेक्ट योर वर्क, हुँ। बट प्रोटेक्टिंग योर हेल्थ। थोड़ा सा चले, माइनर स्ट्रेचेस किया, कुछ सीख लिया कि हाँ भी खड़े हुए, थोड़ा सा पीछे को स्ट्रेच कर लिया, नेक स्ट्रेच कर लिया, ऑल दोज थिंग्स कैन हेल्प ए लॉन्ग वे, कि ताकि इन लोगों को जी अर्ली स्टेज पे स्पाइनल प्रॉब्लम्स ना। ना पैदा हों। तो इसमें चेयर का रोल है? अगर जिस कुर्सी पर ही हम 9-10 घंटे बैठ रहे हैं, वो कुर्सी किस तरीके की होनी चाहिए कि हमें रीढ़ से जुड़ी परेशानियाँ ना हों? बिल्कुल, आजकल एक आपने नाम सुना होगा, एर्गोनॉमिक्स। हाँ, एर्गोनॉमिक चेयर। एर्गोनॉमिक्स, राइट? हुँ। सो स्पाइन के लिए एर्गोनॉमिक्स एक अलग से ब्रांच है जिसमें बताया जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ सिटिंग सरफेस यू शुड यूज, किस तरह की कुर्सी हो, किस तरह का मेज हो। इसके लिए काफ़ी सारे लिंक्स मिल जाते हैं, लोग अगर ढूँढना चाहें, पर उसके ब्रॉडली मैं समझा देता हूँ
कि चेयर ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जैसे लग्जरी चेयर्स कई बार आप देखते हैं ना, बहुत गहरी रिक्लाइनर्स गहरी वगैरह, रिक्लाइनर्स, हाँ। ऐसी हो जिसमें जो बैठने का पैन होता है वो 16-18 इंची हो, जिससे कि आपके बटक्स और बैक अच्छा। हमेशा अलाइंड रहें। ओके। और ऑलवेज जब बैठना है तो हमेशा बैक सपोर्टेड चेयर्स हों तो हुँ। बेहतर है, क्योंकि बिना सपोर्ट के अगर बैठते हैं तो थोड़ी देर बाद ही वो ऐसे ऐसे होना हो शुरू हो जाता है, जाते हैं। हाँ। ठीक है। और इसमें जैसे मैट्रेसेस और पिलो का भी कुछ रोल होता है, क्योंकि आजकल बहुत से ऐसे मैट्रेसेस की मार्केटिंग की जाती है कि ये आपके स्पाइन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। इवन हम एडवर्टाइजमेंट वगैरह में भी देखते हैं जी, कि आपका स्पाइन का कर्वेचर ऐसे हुआ होगा, उस मैट्रेस पे आप सोएंगे तो सीधा हो जाएगा। जी। तो ये है इसका रोल कि तकिया और मैट्रेस कैसा होना सो चाहिए? देखें, एक तो ऐसे कोई बहुत आवश्यक नहीं है हुँ, कि एक ही तरह का ब्रांड का मैट्रेस लें या यही चूज़ करें। हुँ, देखिए, वो उनका अपना काम है, बट मोटे तौर पर जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं मैट्रेस यूज़ करने के, वो ये है कि वो समझना क्या है कि हमारी स्पाइन एकदम लकड़ी जैसी सीधी नहीं है। हुँ, इट हैज़ मल्टीपल कर्व्स, एक हुँ, फॉरवर्ड कर्व, फिर बैकवर्ड कर्व, फिर फॉरवर्ड कर्व। नेचर ने ऐसा बनाया है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए कर्व भी है और सीधी भी है। हुँ, सो अगर मान लीजिए एक भी कर्व जो है मेल अलाइन होगा तो वो स्पाइन के टोटल कर्व के बैलेंस को खत्म करेगा। हुँ, सो जो मैट्रेस है वो ऐसी होनी चाहिए कि जो फर्म भी हो ओके, और थोड़ी सी गिव वे भी करती हो, रेजिलिएंट भी हो, कि जिसमें वो उसकी शेप को अडेप्ट करने का मौका दे। ठीक है। अगर आपने बिल्कुल स्टोनी हार्ड सरफेस पे सोए तो नेचुरली एक पार्ट तो टच करेगा, दूसरा जो है वो एलिवेट हो हो जाएगा। जाएगा, हाँ। और अगर मान लीजिए बिल्कुल सॉफ्ट है तो वो सारे के सारे जो मान लीजिए ऐसे करके है, एस शेप है, वो सी बन जाएगा, तो हुँ, वो भी बुरा है। सो मैट्रेस ऐसा हो जो कि फर्म हो बट अ लिटिल बिट ऑफ अडेप्टेबिलिटी। तो वो नॉर्मल क्वायर फोम मैट्रेसेस जो कि रेगुलरली अवेलेबल हैं, हुँ, हुँ, सिर्फ ये है कि वो टूटे नहीं होने चाहिए, पुराने नहीं हुए हुँ, होने ओके, चाहिए, हुँ, और उनकी जो फर्मनेस है वो मेंटेन होनी चाहिए। हुँ, अगर ऐसा है तो इनफ। नाउ कमिंग टू पिलो। पिलो भी जो है, बहुत सारे लोग ना, ये उनके मन में भ्रांति रहती है कि मैं पिलो नहीं लूंगा तो मेरी सर्वाइकल बची रहेगी, बची विच इज रहेगी, एक्चुअली हाँ। नॉट राइट। क्योंकि आपकी नेक, कोई भी देखे तो नेक जो है आपके शरीर से थोड़ी फॉरवर्ड एंगल पे है, हाँ। तो ऐसे करके जा रही। तो अब अगर आपने सोते हैं और बिना पिलो के सोएंगे तो एकदम ऐसे हाइपर एक्सटेंशन में जाएगा, हुँ, 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 जो कि नेक के जॉइंट्स के लिए बुरा होगा। सो हुँ, वो जो मेंटेनेंस है नॉर्मल कर्वेचर का, वो आवश्यक है। सो दैट मीन्स कि 4 से 6 इंच का पिलो, और जब आप सोएं तो आपका कंधे भी थोड़े से पिलो पे आए, ओके, ताकि वो उसकी उनकी आपस की शेप जो है वो खराब ना हो। रिस्पेक्टिव रिलेशनशिप बना रहे। ठीक है। तो ऐसे में जो होटल्स वगैरह होते हैं, उनमें बहुत ही जो मैट्रेसेस होते हैं, ऐसा होता है कि आप चढ़ेंगे तो उसमें एकदम धँस जाएगा अंदर तक। तो वो प्रैक्टिकल है उस तरीके का मैट्रेस यूज़ करना या नहीं? बट वैसे मैंने ये एवोल्यूशन देखा है हुँ, इवन होटल्स में भी, कि हुँ, हुँ, पहले बिल्कुल वो सॉफ्ट वाले डनलप मैट्रेसेस होते थे, बट दे हैव आल्सो इवॉल्व्ड। उन्होंने भी ये ऑफ लेट देखा है, हुँ, चेंज किया कि मैट्रेसेस फर्म होने शुरू हो गए हैं। हाँ, पिलोज जरूर वो 8-10 आपके कमरे में देते हैं, देते हैं, हाँ। बट वो दैट इज सर्विंग टू द पिक्यूलियर नीड ऑफ ए पर्सन, ऑफ ए कस्टमर, हुँ, कि किसी को कोई पसंद है, किसी को कोई। अधिकतर लोगों को एक सिंपल पिलो जिसमें जो मैंने बताया कि हाइट इतनी हो और आराम से वो कंफॉर्म करे हुँ, हुँ। to your normal spinal curvatures. ठीक है। तो डॉक्टर जैसे स्पाइन की जो साइज़ है या शेप है, वो कैसी होनी चाहिए जिससे हमें पता चले कि हाँ, ये हमारे लिए नॉर्मल है या ये हमारे लिए अबनॉर्मल है? सो आपका कहने का मतलब है कि हमारी शेप कैसी होनी चाहिए, हुँ, शेप स्पाइन की। हुँ, देखिए, जब आप खड़े होते हैं, बैठे होते हैं, तो आप पूरी तरह से उसकी शेप को देख नहीं पाते। हाँ, आपके लिए एक होलिस्टिक पोस्चर दिखता है। तो हुँ, पोस्चर क्या होना चाहिए कि आपके कंधे जो हैं वो सीधे होने चाहिए। जो लोअर हिप, शोल्डर एंड नेक, दे शुड लुक इन वन लाइन। हुँ, इसे भी हम अर्गोनॉमिक्स का पार्ट ही बोलते हैं, हुँ, हुँ, कि खड़े होने में कैसा पोस्चर होगा, बैठे होने में कैसा होगा। बट अधिकतर ये होना चाहिए कि आपका जो स्पाइन है वो सीधा दिखे देखने में, हुँ, एज ए विजुअल आउटलुक। अगर वो सीधा है तो दैट मीन्स कि सही है, अगर वो ऐसे साइड में जा रहा है तो अब नॉर्मल है, ठीक है। अगर कोई ऐसे स्टूप कर रहा है वो भी अब नॉर्मल है। नॉर्मल, अब स्टूप की एग्जांपल क्या है कि आप कभी देखें कोई 70-80 इयर्स ओल्ड अपने अराउंड में कोई लेडी होगी, तो हाँ, वो नॉर्मली हमेशा आगे हुँ, झुके होते हैं। दैट इज बिकॉज दे हैव लॉस्ट देयर हाइट ऑफ द बॉडी वर्टिब्रा बाई टू ऑस्टियोपोरोसिस। वो बोन सॉफ्ट होके उनकी हाइट कम होती है। ओके। तो ऐसे में कुछ लोग क्या होते हैं ना, लंबे होते हैं, तो हाइट लंबे की वजह से मैंने बहुत लोगों में देखा है कि उनकी हाइट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो सीधे चलते नहीं, वो भी ऐसे ही चलने लगते जी, हैं कई बार। ये तो फिजिक्स का प्रिंसिपल है। ओके, सो जब हाइट ज्यादा है तो उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जो थोड़ा सा ऑफ है, तो वो हर एवरीबॉडी हुँ, वांट्स टू अचीव अ लोएस्ट पोजीशन ऑफ एनर्जी। हाँ, सो जितना वो धरती के पास है वो उतना रहता है, तो देयर इज ए टेंडेंसी टू स्टूप। स्टूप हो जाता है हाँ, वैसे। तो ऐसे लंबे समय तक स्टूप रहने की वजह से भी क्या स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स डेफिनेटली, पड़ते हैं? तो डेफिनेटली जब लंबे भी। लोगों में ज़्यादा होते हैं स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स? सो अगर तो लोग एक्टिव रहते हैं हुँ, तो वो सी
एक तरफ प्रॉब्लम है तो दूसरी तरफ सॉल्यूशंस भी सॉल्यूशन है, हैं। हाँ। सो जो लोग अपने आप को एक्टिव रखते हैं उनमें ये प्रॉब्लम्स कम आती हैं। जैसे हम बातचीत करेंगे तो हम और इसके बारे में चर्चा करेंगे। बट यस, अगर वो एब्नॉर्मल पोजीशन लॉन्ग टाइम के लिए मेंटेन करेंगे तो डेफिनेटली उनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो ज्यादा है। तो हमें समझ में नहीं आता ना कि हम कब ऐसे से ऐसे इस पोजीशन में चले जाते हैं, क्योंकि अगर हम बैठे भी हैं तो जो हमारा ये वाला पोजीशन है ये पता नहीं क्यों बहुत कंफर्टेबल रहता है, जबकि ये बहुत गलत है हमारे जी, स्पाइन के लिए। और जब हम एकदम स्ट्रेट बैठे रहते हैं तो ऐसा लगता है कि शरीर पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। करेक्ट। तो ऐसे में हम पोस्चर कैसे मेंटेन करें ताकि रीढ़ की हड्डी से जुड़ी परेशानियां ना बढ़े? सो यहाँ भी वही बात आती है कि हर एक के साथ होता है। ऐसा नहीं, हम लोग रोज़ सुबह से शाम तक लोगों को समझाते हैं कि ये हाँ। बैठना है, बट अगर मान लीजिए हमें भी 2 घंटे बैठना पड़ जाए, हाँ, तो हाँ। हम भी 1 घंटे के बाद आपको आके देखेंगे, "अरे डॉक्टर साहब, आप तो ऐसे सिखाते हो और खुद ऐसे बैठे हैं।" बैठे हुए हैं, सो राइट। उसका सॉल्यूशन यही है कि यू हैव टू ट्रेन योर माइंड। तो वो ट्रेनिंग कैसे आएगी? पहले तो मन को पता होना चाहिए कि सही क्या है। अब ठीक है। सीख लिया, उसके बाद तरीका है कि आधा पौना घंटा, हद से हद 1 घंटा बैठें, हम्म। और जब आप उठते हैं और वापस आके बैठते हैं, तो फिर उसी फ्रेश माइंड से बैठते हैं कि मुझे सही बैठना है। सो दैट इज़ द रीज़न कि हम कहते हैं कि 1 घंटे में 1 ब्रेक लेना आवश्यक लेना है, चाहिए। क्योंकि जब आप आके बैठोगे तो फिर से रीस्टार्ट करते हो। हम्म। सो बाय द टाइम योर माइंड टेंड्स टू गेट क्लाउडेड एंड गेट्स इनटू दैट लाउज़ी मोड और लेज़ी मोड, हम्म। उत तक तब तक आप उठ जाते हो। उठ जाते हैं, ठीक है। तो अगर हमें समझना हो ये सारी चीज़ें कि कौन से ऐसे सिम्पटम्स हम देखें या साइन्स देखें, जो हमारा शरीर बता रहा होता है कि हाँ, अब आपकी रीढ़ की हड्डी में कुछ तो परेशानी है, आपको अलर्ट मोड में जाने की ज़रूरत है। सो जो आप कहना चाह रही हैं कि उसका अगर हम फ्रेम करें उसको 2 भाग में, तो बैक पेन तो तकरीबन सबको होता है, सबको पर होता है। मेजर स्पाइनल प्रॉब्लम्स 80% लोगों को नहीं होती, वो हुँ। तकरीबन 10 या 15% लोगों को ही होती हुँ, हैं। हुँ, हुँ। सो कैसे पता चले कि मैं उस 80 में हूँ या मैं उस 15 में हूँ राइट। जिनको मेजर सीरियस प्रॉब्लम हुँ, है? सो देखें, अगर मान लीजिए कि आपकी बैक पेन जो है हुँ, वो परसिस्टेंट होती जा रही है कि हर दूसरे-तीसरे दिन आपको दर्द हो रहा है और ये हफ्तों, महीनों में कन्वर्ट हो रहा है। हुँ, तो इट मीन्स कि इट्स अ वार्निंग साइन कि कुछ ठीक ना है। कुछ तो अंदर से सीरियसली गड़बड़ हो रहा है, जिसको सुधारने की ज़रूरत है या अटेंशन की ज़रूरत हुँ, है। दूसरा होता है कि आप सारा दिन बहुत थक गए, ट्रैवल किया, लंबे समय तक बैठ के काम किया, बैक पेन हुआ, आपने रेस्ट किया, कुछ मसाज कर ली, कुछ एक्सरसाइज कर ली या हुँ, हीट ले ली और ठीक हो गए और फिर कई दिन ठीक रहे। दिस इज़ एक्सर्शन रिलेटेड बैक पेन। ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। थोड़ा-सा एक्टिविटी करी, थोड़ा-सा अगर मान लीजिए दवाई की ज़रूरत भी पड़ी तो ले भी ली। हुँ, नॉट ऑन ए रेगुलर बेसिस बट ओकेजनल। हुँ, सो जब पेन परसिस्टेंट हो, दैट इज़ वन वार्निंग साइन। अगर पेन के साथ-साथ ऐसा लगे कि बॉडी एक्स हो रहा है, आपकी भूख कम हो रही है या आपका वज़न कम हो रहा है, वो तो बहुत ही मेजर वार्निंग साइन है, क्योंकि दैट मीन्स कि या तो बॉडी में इन्फेक्शन है हुँ। या फिर हो सकता है कि ये, क्योंकि रेयर कॉज़ ऑफ बैक पेन कैन बी सम कैंसर एज़ वेल। अच्छा, सो जब भी ओके। जैसे ही भूख कम होना शुरू हो, वेट कम होना शुरू हो और पेन बढ़ता जाए और रात को भी हो, रेस्ट पे भी हो, दीज आर कंसिडर्ड एज सीरियस वार्निंग साइंस। ठीक। अब एक तरफ सीरियस है स्पेक्ट्रम के, एक तरफ बिल्कुल नॉर्मल है। हुँ, बीच में भी कुछ ऐसे हैं जहां पे हमें ध्यान देने की जरूरत है, लाइक स्लिप डिस्क। हाँ, स्लिप ठीक है डिस्क। ना? तो स्लिप डिस्क एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है बैक हुँ, पेन के कारण की। उस केस में वो नहीं होगा जो कैंसर वाली बात कर रहे हैं, पर ये भी होगा कि दर्द बढ़ेगा, हुँ, परसिस्टेंट रहेगा और हो सकता है कि अगर डिस्क अगर आके नर्व्स को इरिटेट करे तो पेन लेग्स में भी जाना शुरू कर सकता है। तो ऐसे स्थिति में जहाँ पे पेन जो है वो ऑन ए स्केल ऑफ 1 टू 10 क्रॉसेस 5 एंड रिमेन्स 5 फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो या पेन बटक में और लेग में जाना शुरू हो या साथ में टाँगों में कोई नंबनेस हो, झिनझिनी शुरू हो जाए, जैसे करंट जैसा फ़ील होता है, या आप चलते हैं तो टाँगों में दर्द बढ़े, आप बैठते हैं तो लगता है कि हाँ, मैं कंफर्टेबल हूँ, हुँ, या चलते-चलते पैर में ऐसा लगे कि जैसे वज़न नहीं आ रहा, पैर को ड्रैग करना पड़ रहा है। अपने आप ऑटोमैटिकली जब हम चलते हैं तो सोचते नहीं कि मैं पैर से चल रहा हूँ। हाँ, हाँ, पर अगर आपको लगे कि मुझे पैर को घसीटना पड़ रहा है या कॉन्शियसली उठा के रखना पड़ रहा है, दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ तो नर्व्स में सीरियसली गड़बड़ है और तुरंत नियरेस्ट डॉक्टर को मिलना चाहिए। ठीक है। कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए ये भी बता दीजिए? सो देखें, पहले लोग सोचते थे कि ये ऑर्थोपेडिक्स में जाना तो हड्डी चाहिए के यहाँ, डॉक्टर के। बट एज टाइम हैज़ पास्ड तो हुँ, स्पाइन अपने आप में एक काफ़ी मेजर स्पेशलिटी की तरह हुँ, ग्रो हुई है और आजकल बड़े शहरों में इवन टियर 2-3 सिटीज़ में भी आपको डेडिकेटेड स्पाइन डॉक्टर्स मिलने शुरू हो हुँ, गए हैं। हुँ, सो जैसे-जैसे हम लोग ट्रेन कर रहे हैं, यंगस्टर्स आर एबल टू टेक अप द रोल, तो वहाँ वैसे-वैसे इनकी अवेलेबिलिटी पास में है, तो अगर आपको कोई डेडिकेटेड स्पाइन डॉक्टर मिलता हो तो दैट इज़ बिकमिंग योर फर्स्ट चॉइस। ठीक है। पर नहीं तो आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट या ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को भी मिल सकते हैं, जिनकी अवेलेबिलिटी तकरीबन सारे ही देश में ज़्यादा इस दूर से वक़्त तो है हाँ, ही है। है। ठीक है। अगर जैसे आपने हमें जो सिम्पटम्स बताए हैं, इस तरह के जो लक्षण किसी को दिख रहे हैं, तो एक टाइम फ्रेम भी होता है कि ये लक्षण अगर
हफ्ते दिन, 10 दिन या महीने भर से ज़्यादा रह रहे हैं, तब ज़्यादा परेशानी की बात है। क्योंकि इस तरह के लक्षण कई बार लोगों को रहते हैं और वो कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे अपना लेते हैं कि मसाज कर लिया या गर्म पानी से सिकाई कर ली तो वो ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ दिक्कतें इन सब के बावजूद भी नहीं ठीक होती हैं। तो कितने समय में हमें एक समझ जाना चाहिए कि प्रॉब्लम इस दिन से ज़्यादा बढ़ गई है तो ज़्यादा दिक्कत की बात है? मेघा जी, जैसे मैंने बोला कि अगर किसी को टांग में दर्द जाना शुरू हो हुँ, या झिनझिनी आए या सुनपन हो, हुँ, तो ये तो सीरियस साइंस हैं। ठीक है। ऐसे में तो बिना देर किए डॉक्टर को मिलना चाहिए। हाँ, तुरंत। डॉक्टर अपने आप अपन को असेस कर ले, अपनी तसल्ली कर ले। मैनी टाइम्स हमारे पास ये सिम्पटम लेके लोग आते हैं, बट बीइंग फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस हमें मालूम है कि ये सीरियस कैटेगरी है, नॉन है, तो हम नॉर्मल। उसको बिना किसी अननेसेसरी जांच के भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं विद ए रिअश्योरेंस कि भी अगर कुछ ऐसा हुआ तो तुरंत आ तो जाइएगा। आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये सीरियस है, ये नॉन सीरियस है? ये दिस कम्स विद एक्सपीरियंस ऑफ द हुँ, डॉक्टर हु ट्रीट्स देम। बट जैसे मान लीजिए किसी ने मुझे बताया कि हाँ, कभी-कभार होती है झिनझिनी और फिर थोड़े समय में ठीक भी हो जाती है, और फिर हमारे पास कुछ साइन्स होते हैं जो हम चेक करते हैं ऑन द पेशेंट्स बॉडी। हम उसको लिटा के, चला के सारी चीज़ें हम जाँच करते हैं हुँ, ओपीडी में। हुँ, उससे हमें अंदाज़ा लग जाता है कि भई ये सीरियस है और ये सीरियस नहीं नहीं है, है। सो हो ओके। सकता है कि वो बिल्कुल अर्ली स्टेज हो, हम उसे मेडिसिन, एक्सरसाइज़ से ही मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि बिना दवाइयों के भी आप भेज देते हैं कि सिर्फ़ ये लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन कर लो, तो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी? जब हमारे पास ओपीडी में पेशेंट आता है, नॉर्मली तो प्रॉब्लम के साथ ही आता है। तो हुँ, उससे पहले तो लाइफस्टाइल वाली चीज़ें जो हैं वो अपने आप सेटल करने की कोशिश करते हैं। हाँ, जब दे रीच हॉस्पिटल, यूजुअली दे हैव ए नीड फॉर सम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। तो राइट। तब हमें कुछ समय के लिए गाइडेंस देनी पड़ती है, एश्योरेंस देना पड़ता है, एंड टाइमलाइन बताना पड़ता है कि इतना समय टेंटेटिवली लग सकता हुँ, है, हुँ, हुँ, अंदाज़ा ही हो सकता है, और साथ में दवा करनी पड़ेगी, कुछ एक्सरसाइज, व्यायाम, फिजियोथेरेपी ये सब करना पड़ेगा, हुँ। और तब ठीक हो सकते हैं। डॉक्टर अगर ये चीज़ें जाननी हो कि रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड कौन-सी बीमारियाँ हैं, जो हो सकती हैं, हुँ। जिन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए, तो कुछ बीमारियों के आप नाम बता सकते हैं सो दैट हमारी ऑडियंस एक उन्हें ध्यान में रहे कि हाँ, ये बीमारियाँ हैं जो हो सकती हैं। अगर बिल्कुल। उन्हें लक्षण समझ में आए, तो उन्हें एटलीस्ट पता हो। नहीं, नहीं, ये इम्पोर्टेंट है हुँ, लोगों के लिए जानना, क्योंकि एक हमने बात करी कि नॉर्मल पेन जो कि एक्सर्शन हुँ, रिलेटेड, हुँ, वर्क हुँ। रिलेटेड है। ठीक है। बट दूसरा स्पेक्ट्रम है जहाँ पे 5-6 ऐसी प्रमुख बीमारियाँ हैं जिनके बारे में लोगों को अगर पता हो तो हुँ, वो कम से कम उस समय उसका टाइमली इलाज करवा सकते काउंसलिंग, हैं। कंसल्टेशन एंड फर्दर ट्रीटमेंट जो हुँ, भी हुँ, उनके वहाँ अवेलेबल हो कर सकते हैं। बिल्कुल, सबसे जो कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है वो स्लिप डिस्क स्लिप की है। डिस्क या स्लिप डिस्क जो है वो, उसका भी एक स्पेक्ट्रम है कि स्लिप डिस्क पहले क्या होता है कि डिजेनरेशन होता है, हुँ, हुँ, डिस्क कमजोर होती है। उसमें वो हमेशा थोड़ी थोड़ी वेग बैक पेन होगी, एपिसोडिक होगी। मान लीजिए महीने में 5 दिन रही, फिर 2 महीने अच्छे निकल गए, फिर 3-4 महीने बाद फिर आई, फिर हो गए। ये एवोल्यूशन का प्रोसेस है। ठीक है। अगर वो रेपिटेटिवली हो तो इसका मतलब है कि उसको इलाज करना चाहिए। इलाज इन द सेंस कि ज़रूरी नहीं कि कोई इंटरवेंशन हुँ, होगा। हुँ, हुँ, काउंसलिंग, गेटिंग एजुकेटेड, एंड फिर अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करना। फिर हुँ, आता है स्लिप डिस्क, एक्चुअल मैनिफेस्ट स्लिप डिस्क, जिसमें डिस्क अपनी जगह छोड़ के उस एरिया में आ जाती है जहाँ पे उसको नहीं होना चाहिए, जहाँ नर्व्स की जगह है, स्पाइनल कॉर्ड की जगह है। हुँ, इसको हम ऐसे हँसते हुए बोलते हैं ये इंक्रोचमेंट है। अच्छा। जैसे इंक्रोचर है जो कि अपनी नॉर्मल जगह छोड़ के दूसरी जगह दूसरी बैठा जगह है, चला तो गया, हाँ, तो वो उसने नर्व्स की जगह पे कब्जा कर लिया। ठीक है। तो अब नर्व विल ऑलवेज रिमेन इरिटेटेड एज हुँ, लॉन्ग एज वो डिस्क उसको पिंच कर रही है, तो दैट इज स्लिप डिस्क। हुँ, उसमें इसी की जो नेक्स्ट फॉर्म होती है वो sciatica। तो sciatica मतलब अच्छा, कि जो रीढ़ की हड्डी में लोअर लंबर हुँ, स्पाइन में जो नर्व्स हैं नस दब उसका जो जाते हैं। एक कॉम्प्लेक्स होता है, 4-5 नर्व्स को मिलके जो एक नर्व, मोटी नर्व बनती है, उसे sciatic नर्व बोलते हैं। तो हुँ, अब अगर मान लीजिए उसकी एक नर्व में इरिटेशन हुई तो अलोंग द होल नर्व यू सारी कैन जगह, फील द पेन, और मे बी पैची पेन की कहीं बटक में हो गया, थाई में हो गया, काफ में हो गया, और एंकल में हो गया, या सारे में हो गया। हुँ, हुँ, ये sciatica है। फिर ठीक आती है मिडल एज एंड ओल्ड एज की प्रॉब्लम, जिसे हम बोलते हैं स्पाइनल स्टेनोसिस। है, ओके, तो स्पाइनल स्टेनोसिस जो है वो है तो स्लिप डिस्क जैसी एक प्रॉब्लम, बट वो ग्लोबल है हुँ, कि जो स्पेस अवेलेबल फॉर स्पाइनल कॉर्ड इन आवर बैक है, वो जो धीरे धीरे ग्रेजुअली चारों तरफ से श्रिंक होती है। स्लिप डिस्क में एक तरफ डिस्क है फ्रंट पे, और पीछे की तरफ हड्डी है, तो हुँ, वो डिस्क अपनी जगह छोड़ के बाहर आती है। हुँ, यहाँ क्या है कि हड्डी भी बढ़ गई, मांस भी बढ़ रहा है, लिगामेंट भी बढ़ रहा है, कभी कभी डिस्क भी बाहर आती है। हुँ, ऑल दीज कैन लीड टू स्पाइनल स्टेनोसिस। उसमें क्या है कि एक्यूट पेन हो, ये हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, पर अधिकतर पेशेंट क्या करेंगे, वो धीरे-धीरे देखना शुरू करते हैं कि उनका चलने की क्षमता कम होती जा रही है। हुँ, पहले वो 5 किलोमीटर चलते थे, वो जैसे 5 के बाद जो थकावट आती है, वो 4 किलोमीटर पे आ गई, हुँ, वो फिर 1 पे आ गई। ऐसे करते-करते कई लोग तो 100 मीटर, 50 मीटर तक ही आ जाते हैं कि उठ के उनका घर से बाहर जाना भी जो है, इतने में ही उनके लिए कष्टदायक हो जाता है। कई बार लेडीज़ बताती हैं कि मैं जी डॉक्टर साहब 5 रोटी सेकने में मेरे को 2 बार बैठना पड़ जाता है। क्यों? इतना? इतना भी हो जाता है, क्योंकि वो बीमारी को इग्नोर करते रहते हैं, हुँ, डिले करते हैं ट्रीटमेंट को।
सो इस ये यहाँ तक लिमिटेशन आ जाती है। एंड इसकी जो सीरियस फॉर्म है उसको हम बोलते हैं कॉडा इक्विना सिंड्रोम। दैट मीन्स कि वो स्पाइन स्लिप डिस्क से भी हो सकता है और स्टेनोसिस से भी। दैट मीन्स कि पेशेंट का अपने यूरिन पास करने पे और स्टूल पास करने पे जो कंट्रोल है वो खत्म हो जाता है। या तो उनको एहसास ही नहीं होता कि मेरे को यूरिन हो गया, या फिर क्या होता है कि वो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में चले जाते हैं। हालांकि कॉन्स्टिपेशन एक अपने आप में अलग सब्जेक्ट है, इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं लोग इसको। हाँ, हाँ, हाँ। बट स्पाइन रिलेटेड जो होता है उसमें क्या होता है कि जो एनल रीजन है, स्टूल पास करने वाला, यूरिन पास करने वाला, ग्रॉइन रीजन, ये सुन्न पड़ जाते हैं और पेशेंट का जोर लगा के भी यूरिन पास नहीं करता। तो एक किस्म का ये यूरिन और स्टूल का कंट्रोल का पैरालिसिस है। ये भी स्पाइन की वजह से हो ये भी सकता है? स्पाइन की वजह से, इन्हीं स्लिप डिस्क और स्पाइनल Sciatica, स्टेनोसिस की वजह ओके, से। ओके। सियाटिका तो सिम्टम अच्छा, है, पर कारण ये दो हो सकते हैं। और हुँ। तीसरा अनकॉमन कारण होगा कोई स्पाइनल ट्यूमर, जो कि बड़ा कम है। कैंसर, कैंसर नहीं बोलते, मोस्ट ऑफ द स्पाइनल ट्यूमर्स आर एक्चुअली नॉन कैंसरस। पर अच्छा, ट्यूमर का मतलब कि कोई न्यू आउटग्रोथ इन गाँठ दैट बन एरिया, गई। जो कि होने गांठ, बिल्कुल हाँ, जिसे गांठ कहते हैं। पर स्पाइन के अंदर गांठ जो है वो बहुत क्रिटिकल इसलिए है कि नॉर्मली शरीर में गांठ जो है वो 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की हो तो भी कोई फर्क ना पड़े। यहाँ मिलीमीटर्स में भी होती है, तो वो इट कैन कॉज पैरालिसिस। पैरालिसिस? जी, क्योंकि कंट्रोल सेंटर स्पाइनल कॉर्ड है। अच्छा, मैं कभी-कभी उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ कि हमारा जो स्पाइनल सिस्टम है ना, नर्वस सिस्टम, ये 2 हिस्सों में बँटा है। एक आपका ब्रेन हाँ। और एक आपकी स्पाइनल कॉर्ड और एक उसकी फर्दर नर्व्स। सो इट इज़ हुँ, समझने के लिए ऑडियंस के लिए कि जैसे पावर सबस्टेशन है, जहाँ हुँ, पे बिजली जनरेट हो रही है या हुँ, इकट्ठी हो रही है, और फिर उसके बाद है हाई टेंशन लाइन। सो हुँ। स्पाइनल कॉर्ड इज़ योर हाई हाई टेंशन लाइन, टेंशन लाइन। जो कि आपके सारे शरीर के कंट्रोल को मेंटेन करती है। तो हाई टेंशन लाइन मतलब एक एरिया, एक सब सेक्शन ऑफ द टाउन की करंट। और उसके बाद आती है इंडिविजुअल सप्लाई टू योर हाउस होल्ड, वो है हुँ, नर्व्स। फिर वो नर्व्स एक-एक इंडिविजुअल पंखे को, लाइट को, सो दैट मीन्स कि सबको एक देखते हैं। नर्व हो सकता है एक मसल को, एक एरिया ऑफ स्किन को कंट्रोल करे, हुँ, या मान लीजिए कि मैंने आपसे पूछा ठंडा-गरम लगना, ये सारा नर्व्स के थ्रू मीडिएट यस, हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आपने जो मोस्टली हमें कुछ बीमारियों के सो नाम ये बता 2 दिए। थी। अब आते हैं 2 या 3 और हैं जो कि हुँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरी है स्पाइन में इन्फेक्शन। सो हम एक ऐसे ज्योग्राफिकल रीजन में रहते हैं जिसमें ट्यूबरकुलोसिस जो है एक बड़ी रैम्पेंट प्रॉब्लम है। टीबी। टीबी हुँ, जिसे बोलते हैं, और आपने सुना भी है कि आजकल हमारी सरकार टीबी इरेडिकेशन यस। प्रोग्राम एक चला रही है, हुँ, डेडिकेटेड। सो दैट इज़ अ वेरी गुड एफर्ट। बट अनफॉर्चुनेटली इन द एशियन सबकॉन्टिनेंट हम ट्यूबरकुलोसिस जो है एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। तो अधिकतर टीबी तो लंग्स की होती है, पर अब क्या है कि वो लंग्स से, क्योंकि हमारे शरीर में उसके कीटाणु मौजूद रहते हैं, हुँ, तो जभी भी बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है वो ब्लड के थ्रू फैल के शरीर में आ सकते हैं, रीढ़ की हड्डी में भी आ सकते हैं, एंड दे कैन कॉज स्पाइनल टीबी। तो वहाँ पस फॉर्मेशन हो सकती है, हड्डी गल सकती है, डिस्ट्रॉय हो सकती है, और फिर पैरालिसिस भी कर सकती है, क्योंकि वो जो भी स्पाइनल कॉर्ड पे नर्व प्रेशर आएगा तो वो पैरालिसिस कर सकता है। ओके। फिर आता है ऑस्टियोपोरोसिस। हुँ, ऑस्टियोपोरोसिस फीमेल्स के लिए, बहुत एल्डरली कॉमन फीमेल्स है। के लिए, खास करके जहाँ मेनोपॉज़ के मेनोपॉज़ हो बाद, चुका है, हाँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हुँ, ये साइलेंट डिज़ीज़ है। क्यों? क्योंकि 50% ऑफ द बोन लॉस जब तक हो नहीं जाता तब तक किसी को सिम्पटम ही नहीं आता। सो नोबडी बॉदर्स अबाउट इट। सडनली एक दिन हल्की सी चोट लगती है और फ्रैक्चर हो जाता है। ओहो! फिर देन दे स्टार्ट लुकिंग कि क्यों हुआ? हुँ, कभी-कभी तो वो भी फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट कर लेते हैं और ऑस्टियोपोरोसिस का भूल ही जाते हैं। हुँ, सो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए अपने आप को एक्टिवली स्कैन करना, कंसल्टेशन लेना, और कुछ जांच जो भी डॉक्टर कहे वो करवा के फिर अगर निकलता है तो उसका ट्रीटमेंट। नाउ ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी ऐसी है जहां पे सिम्टम आने के बाद ट्रीटमेंट करना इज लाइक डूइंग फायर फाइटिंग। अच्छा, बट अगर आपने ओके, एंटिसिपेट कर लिया एंड उसका एक्टिव ट्रीटमेंट कर लिया तो यू कैन प्रिवेंट ए फायर। ओके। सो ऑल ऑफ अस नो कि हुँ, फायर को फाइट करना इज एट ए मेजर कॉस्ट, हुँ। वेयर एज प्रिवेंट करने में भी एफर्ट तो लगता है, कॉस्ट भी लगती है, बट दैट इज द बेस्ट वे टू प्रिवेंट ए कैटास्ट्रॉफी। बिल्कुल। तो जो भी आपने हमें ऐसे मेजर बीमारियों के नाम बताए, आई एम श्योर उससे हमारी ऑडियंस को एक आइडिया लग गया होगा कि हाँ, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी ये बीमारियाँ हो सकती हैं, सो दैट उनको एक अलर्ट मोड में वो चलते रहें। अब हम अगर कुछ ट्रीटमेंट या फिर टेस्ट की बात करते हैं, कि क्या हमारे पास कुछ ऐसे टेस्ट है डायग्नोज़ करने के लिए कि कहीं हमारी रीढ़ की हड्डी में कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। तो कुछ ऐसे स्कैन या टेस्ट हैं जो कि साल में 1 बार कोई भी लोग जा कर के करा सकते हैं? जी। सो बीमारियों में एक चीज़ हमने जो है वो और डिस्कस मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस भी लोगों के मन हाँ। में बड़ा प्रश्न आता है कि ये भी एक रीढ़ की हड्डी की कॉमन प्रॉब्लम है। हुँ, सो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में भी 2 हिस्से हैं। एक तो है एवरेज नॉर्मल स्पॉन्डिलोसिस, ठीक जैसे है। कि लोअर बैक में पेन है। हुँ, वो तो इतना ज़्यादा तंग नहीं करता है, पर अगर वो भी
अगर उसकी भी सीवियर फॉर्म जो है वो सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी, जहाँ नेक में भी जो डिस्क बाहर आके नर्व को पिंच करे या स्पाइनल कॉर्ड को पिंच करे, तो वो पेशेंट्स के चलने फिरने को अफेक्ट कर सकती है, हाथों का कंट्रोल का को डैमेज कर सकती है, या दर्द इतना होता है कि कोई काम नहीं कर सकते। सो उन स्थितियों को भी हमें अंडरस्टैंड करना है कि रूटीन नेक पेन इज ओके, यू कैन मैनेज इट विद एक्सरसाइज, बट जैसे ही ये स्थिति आए कि मान लीजिए आर्म में पेन जा रहा है या पकड़ने की क्षमता कम हो रही है या लिखने में साइन करने में अंतर आ रहा है, दैट इज ऑल्सो वन वार्निंग साइन, वन शुड इमीडिएटली गेट इट एड्रेस्ड अबाउट। लिखने वगैरह में भी दिक्कत आ रही है तो? हर चीज कंट्रोल है, हाँ, नर्व्स का कंट्रोल नर्व्स, है। अगर हाँ। नर्व्स डैमेज हो रही हैं तो कंट्रोल चला जाएगा, हाथ से चीज पकड़ने में दिक्कत आएगी, छूटेगी। सो ये भी एक सिम्टम है। ठीक अब है। आते हैं, आपका जो क्वेश्चन था कि कौन से टेस्ट कौन और से स्कैन? टेस्ट हैं। देखिए, अधिकतर लोगों को अगर आप अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं और दिक्कत नहीं है तो टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। सो नहीं इसके है। लिए कोई हेल्थ चेकअप करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। एज़ लॉन्ग एज़ आपको कोई मेजर सिम्पटम नहीं है। और जैसे हमने अभी अपनी बातचीत में पहले देखा कि अगर दर्द थकावट से रिलेटेड है और लेग में या आर्म में पेन नहीं है और उसके वार्निंग साइंस नहीं है, तो यू कैन सिंपली गेट इट एड्रेस्ड बाय फॉलोइंग ए हेल्दी लाइफस्टाइल। अपनी प्रिकॉशंस लें, वो बैठने वाला जो लाइफस्टाइल है उसे बदलें, और एक्टिव लाइफस्टाइल जिसमें कुछ ना कुछ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, अच्छा। व्यायाम, स्ट्रेचेस एंड वेट ट्रेनिंग ऑल्सो, मसल ट्रेनिंग ऑल्सो, ये सब चीजें अगर मिलके कर लें, मे नॉट डेली बट एटलीस्ट फ्यू डेज इन ए वीक, तो दिक्कत नहीं है। स्कैन की जरूरत तब आती है जब सिम्टम परसिस्ट करता है, पर उसमें आप अपने आप से स्कैन करने के लिए मेरी पर्सनल राय नहीं है, क्योंकि जब तक आप कंसल्ट नहीं कर लेते तब तक हाँ। आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि स्कैन में क्या है, या तो एक्सरे है, सीटी स्कैन है, या एमआरआई स्कैन है। अच्छा। एक्सरे और सीटी स्कैन रेडिएशन वाले स्कैन हैं, तो इसलिए ये डॉक्टर की सलाह के भी करें, अपने आप को अननेसेसरली रेडिएशन ना दें। एमआरआई वैसे ही एक्सपेंसिव टेस्ट है, तो उसमें भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्लस फिर आपको समझ में भी नहीं आएगी ऐसे पेशेंट की किस हिस्से का करना है। कई बार पेन पीठ में ही है या बटक में है, कारण हो सकता है पेल्विस में हो, कारण हो सकता है लंबर स्पाइन में हो, कारण हो सकता है मिडल स्पाइन, जिसे हम धड़ या डॉर्सल स्पाइन बोलते हैं। सो डॉक्टर जब देखता है तो उसे अंदाजा लग जाता है आपकी बातचीत से, सिग्नल कि से, कहाँ का सिम्टम करना से, है कि हमारा? करना कौन-सा है। कभी-कभी उनको भी पूरा वो होल स्कैन करना पड़ता है, जब पेशेंट के सिम्पटम जो होते हैं वो कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे में ट्रीटमेंट पे अगर हम आते हैं तो जी। कुछ ट्रीटमेंट ज़रूर हमें बताइएगा कि अगर रीढ़ की हड्डी से जुड़ी परेशानियाँ हो जाती हैं, तो आप पेशेंट को देख के कैसे इवैल्यूएट करते हैं कि इनमें दवाइयाँ देनी है, लाइफ़स्टाइल चेंजेस कराने हैं या सर्जरी तक की नौबत आ जाती है? सो मेघा जी, ये बहुत ही पर्टिनेंट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हुँ। क्योंकि अभी तक हम बातचीत कर रहे थे प्रिवेंटिव एस्पेक्ट की, हाँ। बट जब मान लीजिए वो 15% कैटेगरी है जिसको दिक्कत है ही है, हुँ। सो उनको बड़ा कंफ्यूजन होता है कि क्या करना चाहिए। राइट। और भय भी बड़ा लगता है लोगों को कि हुँ। पता नहीं मेरे को सर्जरी ना बोल दी जाए। हाँ, सो क्योंकि अभी तो सर्जरी के नाम से तो लोग वैसे ही सबको डर घबराते लगता है, तो हैं। हम आएंगे उसके ऊपर भी, पर मैं पहले बताना चाहता हूँ कि सबसे अच्छी बात यह है लोगों के लिए कि जैसे ये प्रॉब्लम कॉमन है, बट उसी तरीके से इसका जो ट्रीटमेंट है वो भी तकरीबन 75-80% है, नॉन सर्जिकल है। अच्छा। और नेचर ने अगर मान लीजिए कोई डिसएडवांटेज दिया, जैसे हमने शुरू में कहा ना, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी थे। सॉल्यूशन भी सो है। नेचर ने इनेट कैपेसिटी दी है बॉडी को, या जो इसे इंटरनल हील होने के लिए, हील हाँ। होलिंग जिसे हम बोलते हैं ना, बॉडी की हीलिंग कैपेसिटी, हुँ। उसकी वजह से वी गेट टू सी कि 75-80% लोगों को सिर्फ हमें काउंसलिंग देनी होती है कि इतना समय लगेगा, दवाई थोड़ी देर के लिए खाने की ज़रूरत है, जब इन्फ्लेमेशन है बॉडी में तो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन खानी है, नर्व्स की मेडिसिन खानी है, और फिर उसके बाद हम उनको गाइड करते हैं कि आप लाइफ़स्टाइल को ऐसे-ऐसे बदलें और ठीक हो जाएँ। ठीक है। और अच्छी बात ये है कि ज़्यादातर लोग इसी सलाह से ही ठीक हो जाते हैं। अब वाह! वो चाहे फिज़ियोथेरेपी करें, चाहे वो दवा लें, मेरा एक्सपीरियंस है कि मेजरली आपको 2-3 चीज़ें कंटिन्यूअसली करनी पड़ती हैं। आइसोलेशन में कुछ काम नहीं करता, ना तो दवा, ना ही कोई फिज़ियोथेरेपी, हाँ। और ना ही कोई कायरोप्रैक्टिस। सो कुछ ना कुछ दोनों चीज़ों का मिलाप करना पड़ता है कि दवा से अंदर से केमिकल जो सीक्रेट हो रहे हैं, जो इरिटेट कर रहे हैं नर्व्स को, उन पे कंट्रोल लाया जाए, ठीक है। और मैनिपुलेशन, एक्सरसाइज़, फिज़ियोथेरेपी से उसके जो इम्पैक्ट हैं मसल्स के ऊपर, जॉइंट्स के ऊपर, उनको मिनिमाइज़ करके ऑप्टिमम कंडीशन में लाएँ। तो ये तो हो गया नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट, और जैसे मैंने बताया 80% लोग इससे ठीक हो सकते हैं, हुँ। प्रोवाइडेड उनको सही सलाह मिल जाए और खुद काउंसलिंग। से कॉन्फिडेंस भी रहे। अब आते हैं वो 20-25% जिनको सर्जरी की अनफॉर्चुनेटली नहीं। जिनको इन चीज़ों से आराम नहीं आता। हुँ। ये सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट पॉपुलेशन सेट टू ट्रीट है, क्योंकि लोगों को आगे बढ़ने में मन में बड़ा डर लगता है। हुँ। ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, क्वालिफाइड सर्जन्स बड़े अच्छे से इसका इलाज कर सकते हैं अधिकतर, जहाँ पे प्रॉपर सेंटर्स हैं। बट पेशेंट्स वो जो लीप ऑफ फेथ है ना, वो लेने से बड़ा डरते हैं। डरते हैं, बिल्कुल। तो ऐसे में जैसे सर्जरी की जब बात हो जाती है, जी। तो कौन-सी बीमारियों में सर्जरी की नीड हो जाती है?
सो ये जितनी भी बीमारियां हमने बताई, स्लिप डिस्क है, स्पाइनल स्टेनोसिस है, स्पाइनल टीबी है, या सर्वाइकल शायटिका, स्पॉन्डिलोसिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है। शायडिका, ऑस्टियोपोरोसिस है। ऑस्टियोपोरोसिस अलोन के लिए सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, उसमें तो दवाइयों का ट्रीटमेंट, बट ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से अगर किसी को रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो जाए, तो हुँ, वहाँ पे हर एक को तो नहीं, फिर कुछ सेलेक्ट कुछ पेशेंट्स को वही सर्जरी है। की ज़रूरत है, जिनको हम स्कैन्स करके अपने क्लिनिकल असेसमेंट से इवैल्यूएट करते हैं। हुँ, स्लिप डिस्क के वो पेशेंट्स जिनमें या तो यूरिन का कंट्रोल खत्म हो जाए, तो तुरंत अर्जेंट सर्जरी, हुँ, पैर का कंट्रोल जिसे फुट ड्रॉप बोलते हैं, अर्जेंट सर्जरी। पर अगर ये सब नहीं है, पर दर्द है और लिमिटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ जी रहे हैं, हुँ, सो कभी-कभी ना मेरे पास कोई प्रश्न पूछता है कि जी सर्जरी इज़ द लास्ट रिसॉर्ट, हुँ। राइट? नो, आई ऑलवेज़ फील दैट इट इज़ ए क्वेश्चन लोडेड विद ए नेगेटिव कॉनोटेशन, कि लास्ट हाँ, मतलब मजबूरी, सिर पे आ जब गए, कुछ नहीं बचेगा तब सर्जरी राइट? कराएँगे। सो मैं इसको ऐसे नहीं देखना चाहता। पहले तो सारे डॉक्टर्स, हम लोग इंक्लूडेड, हमारा इतना मोर क्लोज टू 1000 स्पाइन डॉक्टर्स की कम्युनिटी होगी आज की डेट में, हो सकता है ज़्यादा ही हो, वाओ! राइट? हुँ, तो ऑलमोस्ट सारे के सारे ही आपको उसी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से ट्रीट करते हैं, जैसे 80% लोग ठीक होने वाले हैं। हुँ, पर जब एक क्वालिफाइड डॉक्टर की असेसमेंट के हिसाब से आपको लगता है कि इसकी सर्जरी की ज़रूरत है, तो वो भी इस चीज़ का ध्यान रखता है कि सर्जरी एक्चुअली रिक्वायर्ड है। हुँ, अब किसको रिक्वायर्ड है? ये रिलेटिव क्वेश्चन है। जैसे एब्सोल्यूटली मैंने बता दिया कि पैरों में कमज़ोरी आ गई, फुट ड्रॉप हो गया, कॉर्डा अक्विना हो गया, तो करना ही करना है, या हुँ, हाथों में कमज़ोरी। बट जिन लोगों को पेन है और ये नहीं है, वो एक ग्रे एरिया है। वहाँ डिस्क्रिशनरी ट्रीटमेंट होता है कि पेशेंट दवा खा-खा के परेशान हो गया, हुँ, आराम आ नहीं रहा, पर सर्जरी से डर रहा है। हुँ, उन पेशेंट्स के लिए ये सोचना पड़ता है, या उनको भी ये समझना पड़ेगा कि सर्जरी इज़ ए क्वालिटी ऑफ लाइफ ट्रीटमेंट। राइट। ऐसा नहीं है कि इससे जान का खतरा है, पर अगर आप हर समय बैठे रहते हो, आपने ट्रैवल करना है, तो आप सोचते हो मैं अपनी फैमिली के साथ वेकेशन नहीं जा सकता, मैं काम पे जाना है, तो आप अपने टाइमिंग मॉडिफाई करते रहते हो, या आधे टाइम छुट्टी लेते हो, आधे टाइम। सो दिस इज़ ऑल अफेक्टिंग योर क्वालिटी ऑफ लाइफ लाइफ, हुँ, जिसका कि धीरे-धीरे, एकदम से नहीं होगा, धीरे-धीरे मेंटल स्ट्रेस। हाँ, सो वन्स यू रीच दैट स्टेज, देन यू हैव कंपाउंडेड द प्रॉब्लम। आपने हुँ, एक प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन नहीं किया, एक और ऐड कर दी उसकी वजह बिल्कुल, से। सो अगर इफ सर्जरी जो प्रॉब्लम है क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करती है, तो उस सिचुएशन में आगे बढ़ के पूछना चाहिए कि व्हाट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। सो हुँ, द आंसर शुड बी कि सर्जरी इज द सर्जरी बेस्ट ट्रीटमेंट। इट कैन बी बेस्ट अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस। यस, यू हैव डन योर ड्यू बिट, आपने दवाई ली, फिजियोथेरेपी की, लाइफ़स्टाइल कायरोप्रैक्टिस कर लिया, चेंजेस सब किया। कुछ करा, पर हुँ, मान लीजिए बीमारी रिलेंटलेस है, आपका पीछा नहीं छोड़ रही। हाँ, फिर आप पूछिए डॉक्टर से कि क्या मेरे लिए कोई और सेफ ट्रीटमेंट है। एंड थैंकफुली आज की डेट में सर्जिकल ट्रीटमेंट्स आर अपवर्ड्स ऑफ 90% सेफ। हुँ, So, जो लोगों को लगता था कि 90% चांस है मैं पैरालाइज हो जाऊंगा, एक्चुअली उससे उल्टा है अच्छा, कि 90-95% तो किसी को पैरालाइज होने की संभावना होती नहीं, बारिंग ए फ्यू क्रिटिकल डिजीजेस। हम बात करें कॉमन 90% ऑफ द एलिमेंट्स जिनके लिए ट्रीटमेंट की जरूरत है। हुँ, और आजकल जो ट्रीटमेंट्स हैं वो माइक्रोस्कोप, एंडोस्कोप, जिसमें कि इतने सूक्ष्म से छेद करके, मान लीजिए लेस देन सेंटीमीटर कट डाल के, यू कैन पुट कैमराज इनसाइड, और यू कैन हैव ए वेरी बिग पिक्चर ऑन योर मॉनिटर, एंड यू कैन हैव मैग्नीफाइड पिक्चर। अंदर की स्ट्रक्चर्स इतनी अच्छे से दिखती हैं सर्जन को कि वो आपकी नर्व्स को बड़ी डेलिकेटली प्रोटेक्ट करते हुए प्रॉब्लम को बड़े आराम से हैंडल कर सकता है, वाह! और कोई चीर-फाड़ भी नहीं है। वाह! सो मान लीजिए किसी को लगता है मेरी पीठ में इतना बड़ा कट लग जाएगा, वो तो पता ही नहीं चलता 6 महीने बाद कि कभी सर्जरी हुई भी थी। हील हो जाती है वो जल्दी। डॉक्टर इसमें कोई टेस्ट वैसा भी किया जाता है कि रीढ़ की हड्डी का पानी भी निकाला जाता है? सो उसको सीएसएफ टैप कहते हैं। हुँ, मोस्ट ऑफ द स्पाइनल प्रॉब्लम्स जो हैं, उसके लिए इसकी आवश्यकता नहीं है, पर कुछ नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स हैं, मान लीजिए रीढ़ की हड्डी में इन्फेक्शन है, अच्छा, या जिसे मेनिंजाइटिस बोलते हैं, हुँ, या कुछ और ट्यूमर्स होते हैं, या कुछ फर्दर न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस है, उस स्थिति में कभी-कभी रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगा के, सुई लगा के, पानी निकाल के उसकी माइक्रोस्कोपिक लैब में जाँच की जाती है, केमिकल भी जाँच करते हैं। हुँ। पर वो मेजर स्पाइनल प्रॉब्लम्स के परव्यू में नहीं आता, वो यूजुअली न्यूरोलॉजिकल अच्छा, परव्यू वो अलग एस्पेक्ट हो अलग जाता एस्पेक्ट है। आता ओके, है। क्योंकि लोगों को लगता है कि रीढ़ की हड्डी से निकाला जा रहा है पानी, तो हो सकता है उसी से रिलेटेड कोई दिक्कत हो। नहीं, वो जाँच करने के लिए यूजुअली किया जाता है। ठीक है। तो ऐसे में हम चाहते हैं कि अपनी स्पाइन हेल्थ को हम लंबे समय तक मेंटेन करके रखें, ताकि इस तरह की बीमारियों से हम कोसों दूर रहें। तो कुछ ऐसे गोल्डन टिप्स हैं जो आप बीइंग अ स्पाइन सर्जन हमें जी। बताना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को कि हाँ, ये 3-4 चीज़ें पैरामीटर्स जो है ये टिक मार्क कर लो, तो आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो सालों तक सलामत रहेगी। जी। तो इसका आंसर करने से पहले मैं ऑडियंस के लिए ये थोड़ी-सी इसकी बेसिक साइंस के बारे में चर्चा करता हूँ, ताकि समझ में आ जाए कि क्यों हम ऐसे बात कर रहे हैं। हाँ। सो जैसे हमारी बॉडी के जितने भी मेजर ऑर्गन्स हैं, दिमाग है, हार्ट है, लंग्स हैं, लिवर, स्प्लीन, सबको हुँ, डेडिकेटेड ब्लड सप्लाई मिलती है। दैट ठीक मीन्स है। कि ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन इज़ द एनर्जी व्हिच हुँ, गिव्स अस टू मूव अराउंड, ठीक है। चलते रहना। हुँ,
अनफॉर्चुनेटली जो हमारी डिस्क है उसको डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं मिलती। अच्छा। हड्डी को मिलती है, पर जो हम्म। 2 हड्डियों के बीच में टिश्यू है जिसको हम डिस्क बोलते हैं, जो कि कार्टिलेजिनस, सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल है, उसको नहीं मिलती। उसको जो मिलती है वो इनडायरेक्ट फिल्ट्रेशन होके, मतलब इस दीवार की तरफ दूसरी तरफ जाना है तो डिफ्यूजन होके जाना है। अच्छा। सो दैट डिफ्यूजन इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन सम काइंड ऑफ एक्टिविटी, मूवमेंट। अगर हम बिल्कुल लेथार्जिक बैठे रहेंगे तो नेचुरली वो वाला कंपोनेंट कुछ तो ऑटोमेटिकली होगा, पर जो एड ऑन मिलता है न्यूट्रिशन वो नहीं मिलेगा। सो इसीलिए बार बार हम बातें हैं उसी चीज पे, एक्टिव लाइफस्टाइल। जितना आप चलें फिरेंगे, मान लीजिए आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो गो फॉर वॉक, वॉक ही कर लो, राइट? सिंपल, कुछ सो नहीं से तो कुछ से। कुछ नहीं तो कुछ, हाँ, अगर आप पूरा अच्छा से एक्सरसाइज प्रोग्राम फॉलो कर लें तो बहुत अच्छा। दूसरा, हम पहले ही बोल चुके हैं कि ट्राई टू अवॉइड सिटिंग फॉर लॉन्ग ड्यूरेशंस, ऑलवेज अवॉइड बैड पोस्चर। अब आजकल एक और चीज है जो हम शायद चर्चा में हमसे मिस हुआ कि वर्क फ्रॉम होम में लोग क्या करते हैं, लैपटॉप को बेड पे टेढ़ा मेढ़ा छोटे मोटे बीन बैग पे बैठ गए, विदाउट रियलाइजिंग दे आर पुटिंग योर स्पाइन टू द बैड पोस्चर। सो और वो घंटों लगे रहते हैं। सो अगर आपको वर्क फ्रॉम होम भी करना है तो कोशिश करें कि आप एक घर में वर्क स्टेशन बना लें, वैसे कि चेयर आपकी, वैसे जो चेयर आपने टेबल जैसे हम ergonomic बात चेयर कर की चुके बात हैं। की, हाँ। सो अगर आप वो कर लेंगे तो देन यू कैन अवॉइड दीज। हम्म। नहीं करेंगे तो नेचुरली यू आर इनवाइटिंग Right. ट्रबल। सो एक्टिव लाइफस्टाइल, सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज, वॉचिंग योर पोस्चर, अवॉइडिंग सिटिंग फॉर लॉन्ग ड्यूरेशंस, एंड इफ यू आर ए स्मोकर, ट्राई टू कट डाउन। ठीक है। दीज आर ऑल्सो मेजर रिस्क फैक्टर्स। अगर हम 4-5 चीजों को सुधार लें और 5 या 10 मिनट का कोई स्पाइन एक्सरसाइज प्रोग्राम अपनी लाइफ में ऐड कर लें तो दैट कैन हेल्प फॉर हैविंग ए लॉन्ग एंड हेल्दी स्पाइन। 5-10 मिनट का वो एक्सरसाइज कौन सा होगा हमारे स्पाइन के लिए? देखिए, उसके लिए आइडियली तो अगर किसी आसपास एक्सरसाइज सेंटर से सीखें तो बेहतर है, पर उसका एक छोटा-छोटा फॉर्म बता सकते हैं कि जैसे भुजंग आसन होता है ठीक कि है। उल्टा लेट के थोड़ा-सा धड़ को उठाना, या सीधी टाँग रख के सीधे लेट के एक टाँग सीधी रखी, दूसरी नी को बेंड करके हल्के से पेट के साथ मिलाया और फिर वापस कर दिया, फिर उस दूसरे के साथ कर लिया। सो ठीक इससे क्या होगा कि जो स्पाइन के जो जॉइंट्स हैं वो थोड़े से फ्लेक्सिबल हो जाएँगे, स्ट्रेच करेंगे तो जो स्टिफनेस या आर्थराइटिस है उससे बचेंगे, और इसके एक्टिव उठाने से आपके जो बैक मसल्स हैं वो इम्प्रूव होंगे, और जो कोर मसल्स हैं उनकी एक्सरसाइजेज। सो कई लोग ऐसा होता है जो जिम में एक्सरसाइज करते हुए भी गलत एक्सरसाइज करके इंजरी कर लेते हैं। हाँ, ये भी अलग प्रॉब्लम है ये जी। कि ज्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से या गलत तरीके के एक्सरसाइज करने की वजह से ज्यादा तो इंजरीज हो जाती कम, बट गलत, आई विल हाँ। से मोर, कि गलत करने से इंजरीज ज्यादा होती हैं। ये भी अवॉइड करना है। तो बिल्कुल। बेसिक आपने जैसे हमें 4-5 चीजें बताई, अगर वही फॉलो कर ली जाती हैं तो बहुत हद तक जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो सलामत रहेगी और सालों सालों तक हमें थैंक यू बोलते रहेगी कि चलो इतने दिनों तक आपने हमारा ध्यान रखा। जी। एंड आई थिंक इस सेशन में आपने हमारी ऑडियंस को बहुत ही यूजफुल चीजें बताई है, बहुत ही फ्रूटफुल ये सेशन था। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई होप आपको इस सेशन में अच्छा लगा मुझे होगा। भी बहुत अच्छा लगा इसके ऊपर बातचीत करके। मेरा प्रोफेशन है एंड आई जेन्युइनली विश कि हमारे पास सर्जिकल पेशेंट्स कम से कम पहुंचे, बट वो तब होगा जब पेशेंट्स अपनी हेल्थ का ध्यान अपने रखेंगे। हाथ में कंट्रोल लेने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, यही है कि अगर हम ही अपने हेल्थ पर ज्यादातर ध्यान दे दें तो बहुत सारी बीमारियों से ऐसे ही बचा जा सकता है। जी। थैंक यू सो मच। एंड ऑडियंस, अगर आपके मन में अभी भी स्पाइन रिलेटेड कोई और सवाल रह गए हो तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर के जरिए ही उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी सेशंस के लिए हमारे चैनल NBT लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।